हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन इन्फेक्शन इन द प्रेगनेंसी, जिनकी वजह से मैटरनल या फीटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड काफ़ी सारे ये इन्फेक्शंस है जो रेगुलरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखी जाती है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सी, ये जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है ना, इसका मतलब होता है मदर टू चाइल्ड, मदर टू फीटस इन्फेक्शन का जाना। एंड वो जा सकती है थ्रू द प्लासेंटा, ओके और ड्यूरिंग द लेबर, तो लेबर के टाइम में भी जा सकता है, या फिर डिलीवरी में जो मदर के जो फ्लूइड्स है ना, वो बेबी के फ्लूइड के साथ में मिक्स हो सकती है। बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड जब कटता है ना, तो वहां से भी इन्फेक्शन जा सकता है। बेबी स्वेलो कर सकता है मैटरनल फ्लूइड और सिक्रीशंस को, उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। या फिर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है ना। उसी वर्टिकल ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम कब ज़्यादा हो सकता है? जब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, ओके या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो। सी, इफ काफ़ी टाइम से लेबर चल रहा हो, जो प्रोलॉन्ग लेबर होता है उसमें, तो बैरियर्स जो होते हैं ना, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो फट जाते हैं। एंड इसलिए इन्फेक्शन मदर से बेबी को जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और इफ़ ऑब्स्टेटिकल मैनिपुलेशन की जाए, लाइक आईपीवी इंटरनल पोडालिक वर्जन किया जाए, या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, या फिर फोर्सेप्स यूज़ किए जाए, वैकम में भी इनहेंस द रिस्क ऑफ द न्यूनेटल इन्फेक्शन। तो इन सारे के यूज़ से भी, ये सारे जो भी ऑब्स्टेटिकल मैनिपुलेशन है, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन है ना, उसका रिस्क बढ़ जाता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैरियर्स है ना, जो इन्फेक्शन को रोक रहे हैं, वो टियर हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी मदर टू चाइल्ड इस इन्फेक्शन जो है ना, वो ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ सी, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन? सो इट इज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। मीन्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को जो ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्शन का, उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। एंड इफ मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्शन का, तो उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ओके, नाउ क्लियर। एंड सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है? तो सेकेंडरी अटैक रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन्फेक्शन डेवलप इन ए ससेप्टिबल इंडिविजुअल फॉलोइंग कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्शियस पर्सन। मीन्स एक क्या चांस है कि एक ससेप्टिबल जो इंडिविजुअल है, ससेप्टिबल जो ह्यूमन है, किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आएगा तो उसे भी इन्फेक्शन लगेगी। ओके, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अटैक रेट। सो नाउ सी द कॉमन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। रिमेंबर, इफ आपसे पूछा जाए कि जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो कि मदर टू चाइल्ड को जाता है, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, सब में अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन है, तो वो होगा आपको साइटोमेगालो वायरस। ओके, ये सबसे कॉमन है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पेरीनेटल इन्फेक्शन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। ओके, इस पूरे अगर वर्ल्ड में देखिए तो साइटोमेगालो वायरस जो है ना, वो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये डीएनए हर्पिस वायरस है, और इसका स्प्रेड जो होता है ना, वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पीपल है ना, उनमें जल्दी और ज़्यादा होता है। सो उनमें ये वायरस पहले से ही इन्फेक्शन कर चुका होता है, इसलिए इस वायरस से इम्यूनिटी होती है, इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका होता है उस पीपल्स में। तो अप्रॉक्स 85% ऑफ द पुअर जो पुअर पीपल होते हैं ना, उनमें इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी पहले ही बन चुकी होती है, मीन्स प्रेगनेंसी से पहले ही बन चुकी होती है। एंड 50% ऑफ द हायर क्लासेस आर ऑल्सो ससेप्टिबल बाय द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी होने तक ये 50% जो हायर क्लास के जो पीपल होते हैं ना, उनमें भी इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप कर चुकी होती है। सो ये उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। बट ऐसी वुमेन जिसको प्राइमरी साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन इफ प्रेगनेंसी में होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, मीन्स इससे पहले वो कभी भी साइटोमेगालो वायरस से एक्सपोज नहीं हुई है, तो उस मदर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। एंड ये इन्फेक्शन से भी, और जो बेबी है ना, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो इफ़ मैटरनल इन्फेक्शन होता है, तो वो जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसा सिंड्रोम होता है, अगर मैटरनल इन्फेक्शन हो गया
फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में, तो वो कैसा सिंड्रोम आएगा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, जिसमें क्या होते हैं सिम्टम, आपको फीवर हो सकता है, फेरेंजाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस और पॉलीआर्थराइटिस जैसे जो सिम्टम्स हैं ये हो सकता है, सिंड्रोम हो सकते हैं। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल होती है उनमें क्या होता है, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वुमेन होती हैं उनमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, लाइक मायोकार्डाइटिस, न्यूमोनाइटिस, हेपेटाइटिस, रेटिनाइटिस और इवन गैस्ट्रोएंटेराइटिस और मेनिंजो एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। नाउ सी ट्रांसमिशन रेट कितना होता है मदर टू फीटस का। तो ये जो ट्रांसमिशन रेट है साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन का, ये होता है 30 to 36% द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है 30 to 40%, एंड सबसे ज़्यादा जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, दैट इज़ 40 to 73%। तो ये जो फीटल इन्फेक्शन है ना, इसमें रिमेंबर ओनली 5 to 10% डिमॉन्स्ट्रेट दिस सिंड्रोम। ओके, तो देखो आप इसमें आपको पता चला कि थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है ना उसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो रहा है 40 to 72%, तो इसको आप देखो जिसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया है तो उसमें भी 5 to 10% बच्चे ही हैं ना जिनको जो इस सिंड्रोम को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, सी ये जो इन्फेक्शन का चैप्टर है ना इसमें आपके रट्टा मारने की कैपेसिटी का टेस्ट होने वाला है, तो इसमें जो भी पंच लाइन्स है ना उन्हें एटलीस्ट नहीं भूलिएगा। सी जब CMV इन्फेक्शन होता है ना, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे को काफ़ी सारी इन्फेक्शन हो सकती है, बट ओनली 5 to 10% बेबी डिमॉन्स्ट्रेट द सिंड्रोम। सिर्फ 5 से 10% बेबी ही इस सिंड्रोम को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एंड वो है कौन कौन से सिंड्रोम में हो सकते हैं, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, माइक्रोकेफेली हो सकता है, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, कोरियोरेटिनाइटिस, मेंटल रिटार्डेशन, सेंसोन्यूरल डेफिसिट, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। एंड इन सब का कॉम्प्लिकेशन क्या है उसे अगर आप याद रख लो तो आपको थोड़ा कम याद रखने पड़ेंगे। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हियरिंग लॉस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोरियोरेटिनाइटिस, साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ओके, तो इफ़ आप ये कॉम्प्लिकेशन याद रख लेते हो देन आपको लिस्ट थोड़ी सी कम याद रखनी पड़ेगी। जिन बेबीज़ को साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन होता है उसमें ग्लोबल डिलेट जो होता है ना वो बहुत ही बुरा होता है। वो कोई भी इंटरेक्शन मदर से नहीं कर पाता है, एकदम सुस्त सा पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत अगर क्राई भी करता है तो बस जब वो हंग्री होता है तो थोड़ा बहुत क्राई करता है, उसके बाद में वो कोई इंटरेक्शन नहीं करता है मदर के साथ भी। बच्चे अफेक्टेड कम होते हैं, 5 to 10% बच्चे ही अफेक्टेड, मीन्स जिस मदर को साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हुआ उसके जितने बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं ना उसमें मतलब ये जो सिंड्रोम है ना ये सिर्फ 5 to 10% बच्चे ही डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बट जो ये 5 to 10% बच्चे हैं जो ये सिंड्रोम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो इफ़ किसी भी पेशेंट में आप साइटोमेगालोवायरस में का IgM जो पॉजिटिव देखते हो तो प्लीज़ आप ऑब्स्टेटिक स्पेशलिस्ट से उनका ज़रूर डिस्कशन कराएं, एंड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पीडियाट्रिशियन से भी ज़रूर उनको कंसल्ट कराएं, क्योंकि बेबी की कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इनका। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हो सकता है एक और मेंटल रिटार्डेशन होता है ना, तो ये जो पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेंट्रिकल का मैंने एक फिगर लिया है इमेज, तो ये कैल्सिफिकेशन हो गया है पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो लीजन है ना ब्रेन को उसको भी अफेक्ट करता है, जिससे वो सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो मैंने अभी बताई। नाउ सी डायग्नोसिस का कैसे करते हैं, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NET। तो NET टेस्ट हम एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर उसका करते हैं, एंड ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फीटल इन्फेक्शन। फीटल इन्फेक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड
जो टेस्ट है वो माना जाता है। सो नेट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ये सबसे अच्छा तरीका है CMV को डायग्नोज करने का। नाउ सी द मैनेजमेंट, तो मैं बताए कि मोस्ट ऑफ द फीटस डेवलप्स नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द फीटस जो है वो नॉर्मली डेवलप करते हैं, ओनली 5 to 10% बच्चे ही अफेक्टेड होते हैं। ओके, so despite of high infection rate with primary infection in the first of the pregnancy, the most fetus develop normally. तो if recent infection confirmed है, recent infection जो है वो अगर confirmed होता है, then आप amniotic fluid का नेट टेस्ट के लिए ऑप्शन दे सकते हो। वी नो कि 5 to 10% बेबी ही अफेक्टेड होते हैं, बट उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। सो हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं कि MTP करा ले, ओके, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करा ले। इफ़ ये साइटोमेगालोवायरस का एमनियोटिक फ्लूइड में साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन एमनियोटिक फ्लूइड में चला गया हो तो ही, ठीक है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में अगर चला गया इन्फेक्शन तो वो बच्चे में मे भी हो सकता है 5 to 10% ही अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो प्रॉब्लम बहुत ही बुरा होता है, इसलिए इसको हम MTP सजेस्ट करते हैं। या फिर अगर मदर ये रिस्क लेना चाहती है कि 5 to 10% ही तो रिस्क है, तो फिर हम मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ, अगर मदर ऐसा बोलती है देन हम उसको ओरल वाला साइक्लोवीर 8 ग्राम डेली ट्राई कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर इसका कोई वैक्सीन नहीं है जिससे साइटोमेगालोवायरस के प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके। नो वैक्सीन फॉर द साइटोमेगालोवायरस इज अवेलेबल टिल नाउ। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट इन्फेक्शन और नेक्स्ट इन्फेक्शन इन द प्रेगनेंसी, दैट इज वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन। यू नो दैट चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन वेरिसेला जोस्टर से होती है, और जो एडल्ट्स हैं उनमें 90% लोगों को इससे इम्यूनिटी हो जाती है, क्योंकि मोस्टली चाइल्डहुड में सभी लोग इससे एक्सपोज हो ही जाते हैं। इफ़ प्राइमरी इन्फेक्शन वेरिसेला और चिकन पॉक्स से होता है ना, तो वो मोस्ट कॉमन वे है जो स्प्रेड करता है चिकन पॉक्स को, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 21 डेज। सो ये इन्फेक्टेड पीपल जो है ना अदर पीपल को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एंड ये वेसिकल अपीयर होने के 1 to 2 डेज पहले से लेकर टिल 3 to 7 डेज आफ्टर क्रस्टिंग, मीन्स जो वेसिकल्स होते हैं ना उसके सूखने के 3 से 7 दिन बाद तक ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं, अगर किसी को वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन है वो। ओके, सी जब मदर को वेरिसेला का एक्टिव इन्फेक्शन होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर उसे फर्स्ट टाइम के लिए पहली बार अगर उसे वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन लगता है, तो इसमें काफ़ी चांस होता है सीवियर साइन एंड सिम्टम का आने का। ओके, बिकॉज इस टाइम में जो वुमेन होती है ना वो इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन में होती है। ओके, तो ऐसे लेडीज़ को मोर्टालिटी का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। और ये स्मोकर अगर है कोई वुमेन तो उसमें तो और ही ज़्यादा वर्स होता है। इफ़ मोर देन 100 लीजन्स हो बॉडी में, अगर मोर देन 100 स्मोकिंग में बहुत वर्स होता है, एंड देन अगर मोर देन 100 क्यूटेनियस लीजन्स हैं बॉडी में, वेसिकल्स हैं 100 से ज़्यादा, तो उनमें भी ये वर्स होता है, बिकॉज उनमें सुपर एडेड इन्फेक्शन के भी चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, वायरल लोड ज़्यादा माना जाता है उनमें। ओके, सी प्राइमरी वेरिसेला आपको पता है कि चिकन पॉक्स है, बट इससे चाइल्डहुड में चिकन पॉक्स अगर हो गया है किसी को तो अब ये प्रेग्नेंट है, एंड अब इसमें क्या होगा, चिकन पॉक्स तो दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा क्या होगा, रीएक्टिवेशन होता है। इफ़ देयर इज अ रीएक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी वेरिसेला ईयर्स लेटर, मीन्स बहुत सालों के बाद में रीएक्टिवेशन अगर हो रहा है वेरिसेला इन्फेक्शन का, तो इसे चिकन पॉक्स नहीं होगा, यू नो दैट अब इसे हर्पिस जोस्टर होगा। ओके, या फिर आप इसको सिंगल्स भी कहते हैं, वी कॉल इट सिंगल्स। ये यूनिलैटरल डर्माटोमल वेसिकुलर इरेप्शन होता है। ओके, जो नर्व रूट के एरिया में होता है और बॉडी के एक तरफ लेफ्ट या राइट साइड में होता है। ये काफ़ी पेनफुल होता है, इस पेन के साथ सिविरिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम ऑफ द वेरिसेला। सी मोर्टेलिटी जो होता है ना बिकॉज ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन वेरिसेला में ज़्यादा होती है, बट जोस्टर के पेन की वजह से मोर्टेलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। ओके, एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन।
इफ किसी को जोस्टर हुआ, वेरिसेला जोस्टर हुआ, इफ किसी को रीएक्टिवेशन ऑफ द वेरिसेला हुआ है, मीन्स हर्पिस जोस्टर हुआ है, तो उसमें कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम जो है ना, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बट इफ किसी को प्राइमरी वेरिसेला हुआ है, मीन्स चिकन पॉक्स हुआ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम जरूर हो सकता है। ओके, सो रिमेंबर, रीएक्टिवेशन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्राइमरी इन्फेक्शन से फीटस को। ओके, तो इसमें नियोनेट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सो हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इज बिटवीन द 13 to 20 वीक्स, जो 13 to 20 वीक्स होता है, में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, इस टाइम में अगर इन्फेक्शन लगता है वेरिसेला का, देन ये बहुत ज़्यादा चांस है कि बेबी को कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम हो जाए। एंड ये आपका एमसीक्यू पूछा जा चुका है। ओके, तो इफ 20 वीक्स के बाद इफ ये वेरिसेला ट्रांसमिट होता है, देन इससे बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो वेरिसेला सिंड्रोम होता है ना, उसमें क्या क्या होते हैं? तो वेरिसेला सिंड्रोम जो होता है उसमें हो सकता है कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोप्थेल्मिया, कॉर्टिकल एट्रोफी, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, लिम्ब हाइपोप्लेसिया, सिकेट्रियल स्किन लीजन्स हो सकते हैं। ओके, मीन्स स्किन में जो फाइब्रोटिक बैंड्स बनने लग जाते हैं फिंगर्स के बीच में, आप गूगल कर सकते हो, आपको दिखेगा कुछ पिक्चर कुछ कि फिंगर्स के बीच में क्या होता है ना कि बैंड्स बनने लग जाता है। एंड इस बैंड्स की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से फिंगर मुड़ी हुई होती है एंड थिन हो जाती है इस बैंड की वजह से। ओके, सी अराउंड द डिलीवरी मीन्स 3 to 4 days बिफोर और 3 to 4 days आफ्टर द डिलीवरी, तो इस बीच में डिलीवरी के आसपास अगर ये वेरिसेला का इन्फेक्शन हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है फर्स्ट टाइम, तो इट्स अ सीरियस थ्रेट। तो ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है। इसमें न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो 30% चला जाता है। ओके, ये एमसीक्यू भी आ चुका है। एंड इसमें डिसएमिनेटेड विसरल एंड सीएनएस डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड ये फैटल भी हो सकता है। तो इसको जो है ना ट्रीट कैसे करते हैं? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूनेट born to mother who have the clinical evidence of varicella 4 to 5 days, यहाँ 4 छूट गया है, 4 to 5 days before and up to 2 to 3 days after delivery, मीन्स डिलीवरी से 4 से 5 दिन पहले या 2 से 3 दिन बाद तक, इस बीच में अगर मदर को इन्फेक्शन लगता है वेरिसेला जोस्टर का, देन उस टाइम में हम बच्चे को जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो दे सकते हैं। ओके, नाउ सी, इस इन्फेक्शन को, वेरिसेला जोस्टर का जो इन्फेक्शन है उसको डायग्नोज कैसे करते हैं? तो मैटरनल डायग्नोसिस जो है ना वो आप क्लिनिकली कर सकते हो कि आपको वेसिकल्स दिखते हैं। सी, मैं यहाँ पे आपको वेसिकल दिखा रही हूँ कि ये वेसिकल दिखते हैं, ये है आपका एक्टिव लीजन एंड ये है क्रस्टेड लीजन। ओके, तो इफ़ ये दिख जाए तो वेरिसेला का मतलब चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस आप कर सकते हो इस वेसिकल को देखकर। ओके, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि वेसिकुलर फ्लूइड का जो नाट टेस्ट है वो करा सकते हो, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए कि ये वेरिसेला जोस्टर का ही इन्फेक्शन है। तो जो वेसिकल्स बेस है ना उनका टीजेंक स्मीयर भी बनाते हैं, ये बना सकते हैं स्क्रैप करके, टिश्यू कल्चर और डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करा सकते हैं। फीटल डायग्नोसिस के लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कि फीटस को इन्फेक्शन गया है या नहीं अभी वेरिसेला जोस्टर का, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना उसका नाट टेस्ट करते हैं। ओके, कॉन्जेनिटल वेरिसेला डायग्नोज विद द नेट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड का नेट टेस्ट करते हैं। नाउ सी, इफ कोई प्रेग्नेंट लेडीज एक्सपोज्ड हो जाती है, मीन्स उसे इन्फेक्शन नहीं लगा है, अगर वो एक्सपोज हो जाती है, मैटरनल एक्सपोजर हो जाता है, मीन्स किसी इंडिविजुअल से जिसे चिकन पॉक्स है इस इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आ जाती है वो। ओके, तो ये कांटेक्ट में आई है तो इसे अभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं। इसको बेटर होता है कि वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया जाए इफ़ ये विद इन 96 आवर
ऑफ एक्सपोजर दे दिया जाए तो इसमें बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। मीन्स जब एक्सपोज हुई, एक जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उस पर्सन से अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज एक्सपोज होती है तो इसको हम वेरेसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं विद इन द 96 आवर, बट कैन बी गिवन अप टू 10 डेज, 10 दिन तक भी आप दे सकते हो। बट किसी को अगर इस्टेब्लिश्ड मैटरनल इन्फेक्शन हो जाता है, मीन्स इन्फेक्शन हो गया है, मीन्स प्रूफ हो गया है कि दिस इन्फेक्शन हैज़ टेकन द रूट इन द मदर, अगर ये प्रूफ हो गया इस्टेब्लिश्ड मैटरनल इन्फेक्शन हो गया है, मीन्स वेरेसेला इन्फेक्शन आ चुकी है इस वुमेन के अंदर, तब आपको IV एसाइक्लोविर थेरेपी देना पड़ता है, वो भी 10 to 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एवरी 8 आवर्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन्फ्लुएंजा। ओके, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.